आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर बात करने वाले हैं। 1206 से 1526 तक का दिल्ली सल्तनत का समय। बिल्कुल। और हमारे पास जो आज का स्रोत है ना, दिल्ली सल्तनत डिकोडेड नाम का एक बहुत ही डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, वो सच में कमाल का है। हाँ, तो इस प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड से ही एक बात एकदम साफ हो जाती है। ये सिर्फ कुछ राजाओं के आने और जाने की सूखी हुई कहानी नहीं है। सही कहा आपने। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा युगांतरकारी मोड़ था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब इन 320 सालों में आखिर ऐसा क्या बदला जिसने पूरे ढांचे को ही पलट कर रख दिया? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये बदलाव बहुत बुनियादी था। 1206 से पहले की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत राजपूत कुलीन तंत्र था। यानी सत्ता अलग अलग क्षेत्रीय सामंतों और शासकों के बीच बटी हुई थी, है ना? बिल्कुल। किसी एक केंद्र से पूरे इलाके को नहीं चलाया जा रहा था। लेकिन सल्तनत के आने के बाद सत्ता एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत शासन की तरफ बढ़ने लगी, जिसे स्रोतों में निरंकुश राजशाही या एब्सोल्यूटिज्म कहा गया है। हाँ, जहाँ पूरी ताकत एक सुल्तान की मुट्ठी में सिमट गई थी। तो ये सफर सिर्फ युद्धों का नहीं था, ये भारतीय और इस्लामी संस्कृति के संघर्ष और उनके एक जटिल मिलन की कहानी है। और सत्ता के इसी केंद्रीकरण को समझाने के लिए प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया गया है। कालक्रम को 5 मजबूत राजवंशों में बांटा गया है। वो 5 स्तंभ मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। अगर हम पहली स्लाइड पर जाएं तो शुरुआत होती है 1206 में मामलुक वंश से। 1290 तक चले इस काल को मुख्य रूप से सर्वाइवल या अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कहा गया है। देखिए, ये सर्वाइवल कोई छोटी चुनौती नहीं थी। एक तरफ सरहदों पर मंगोल लगातार नजरें गड़ाए बैठे थे और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नए और अनजान इलाके में खुद को स्थापित करना था। इसलिए शुरुआती सुल्तानों ने कोई बड़े प्रयोग नहीं किए। उनका पूरा ध्यान बस सत्ता को बिखरने से बचाने पर था। और शायद इसी शुरुआती मजबूती का फायदा फिर खिलजी राजवंश ने उठाया, जो 1290 में सत्ता में आए। बिल्कुल। और खिलजियों के बारे में ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ। उनका शासनकाल इन 5 में सबसे छोटा था, सिर्फ 30 साल। सिर्फ 30 साल, लेकिन उनका प्रभाव शायद सबसे गहरा था, क्योंकि ये काल पूरी तरह से साम्राज्य विस्तार का था। खासकर अलाउद्दीन खिलजी, उसने सत्ता के केंद्रीकरण को एकदम चरम पर पहुंचा दिया। और सिर्फ भौगोलिक विस्तार नहीं, उसने अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सख्त बाजार सुधार भी लागू किए। क्योंकि एक बड़ी सेना खड़ी करने के लिए बाजार के दाम नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी था। सही बात है। और इसके बाद जो दौर आता है तुगलक वंश 1320 से 1412 तक, ये इन 5 में सबसे लंबा शासनकाल था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसे प्रशासनिक प्रयोगों यानी एक्सपेरिमेंट्स का दौर कहा गया है। हाँ, सुल्तानों को लगा कि भाई अब सत्ता स्थापित हो गई है, विस्तार भी हो गया है, तो क्यों ना सिस्टम को पूरी तरह से री इंजीनियर किया जाए। इन प्रयोगों के क्या नतीजे हुए वो तो हम आगे चलकर डिकोड करेंगे। पर तुगलकों के बाद जो शून्यता आई उसे पहले सैयद वंश ने भरा और फिर अंत में 1451 में लोदी वंश ने। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। लोदी पहले अफगान शासक थे और अफगान संस्कृति में सुल्तान कोई भगवान जैसा निरंकुश शासक नहीं होता था। हाँ, उन्होंने राजत्व को फर्स्ट अमंग इक्वल्स या बराबरों में प्रथम माना। मैं यही बताने वाली थी। मतलब सुल्तान बाकी सरदारों के बीच का ही एक प्रमुख व्यक्ति था। ये सत्ता की साझेदारी का एक बिल्कुल नया मॉडल था। सर्वाइवल से लेकर विस्तार, प्रयोग और अंत में सत्ता की साझेदारी, ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। और इसी सफर के दौरान वो ढांचा खड़ा हुआ जिसने सल्तनत को टिकाए रखा। प्रेजेंटेशन में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि राजा अकेला नहीं, सिस्टम राज करता था। बिल्कुल। और ये सिस्टम आज के मंत्रालयों जैसा ही था। 4 मुख्य विभाग थे जिन्हें दीवान कहा जाता था। हाँ, अगर हम अगली स्लाइड देखें तो सबसे प्रमुख था दीवाने वजारत, जिसके मुखिया वजीर होते थे। इसे आज के वित्त मंत्रालय के तौर पर देख सकते हैं। पूरे साम्राज्य का रेवेन्यू संभालना। और अर्थव्यवस्था के बाद सबसे बड़ी जरूरत थी सुरक्षा, जिसके लिए दीवाने अर्ज था। सैन्य विभाग, सेना की भर्ती करना, घोड़ों को दागना, रसद पहुंचाना। उस समय जिसके पास सेना मजबूत, उसी के पास सत्ता। बाकी 2 विभागों में एक था दीवाने इंशा, जो शाही पत्राचार देखता था, और चौथा दीवाने रिसालत, जो विदेश मंत्रालय के साथ धार्मिक मामलों
और न्याय व्यवस्था को संभालता था। ये पूरा ढांचा सुनने में थोड़ा अरबी या फारसी लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह विदेशी नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हाइब्रिड मॉडल था। मतलब शीर्ष पर तुर्क और फारसी सिद्धांत थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कर वसूली अभी भी भारतीय अधिकारियों जैसे खूत, मुकद्दम और चौधरी के हाथों में ही थी। और इसी हाइब्रिड सिस्टम की सबसे अहम कड़ी थी इक्ता प्रणाली, हाँ, इक्ता सिस्टम। जिसने अर्थव्यवस्था और सेना दोनों को बिना नकदी के चलाए रखा। अधिकारियों को नकद वेतन की जगह जमीन दे दी जाती थी, जिसे इक्ता कहते थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये व्यवस्था कितनी व्यवहारिक थी। इक्तादार उस जमीन से टैक्स वसूलता, अपना खर्च निकालता और सुल्तान के लिए सेना तैयार रखता था। और जो पैसा बच जाता था, जिसे फवाजिल कहते थे, वो सुल्तान को भेज दिया जाता था। लेकिन इसी प्रणाली ने बाद में सल्तनत को कमजोर भी किया। फिरोज शाह तुगलक के समय में इस पद को वंशानुगत यानी हेरिडिटरी बना दिया गया। मतलब अब योग्यता नहीं, खून का रिश्ता तय करेगा कि इक्तदार कौन होगा। हाँ, और इससे प्रांतीय सूबेदार इतने ताकतवर हो गए कि केंद्र की सत्ता हिल गई। खैर, अगर हम कमाई की गिरद की बात करें तो प्रेजेंटेशन में 4 मुख्य टैक्स बताए गए हैं। खराज, जो गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और उश्र, जो मुस्लिम किसानों से उपज का 10% लिया जाता था। इसके अलावा जजिया था, एक सुरक्षा कर, और ज़कात, जो 2.5% का धार्मिक दान था। एक और बड़ा स्रोत था खम्स, युद्ध की लूट का 20% हिस्सा, जो सीधा खजाने में जाता था। इसी टैक्स के दम पर अलाउद्दीन ने विशाल सेना खड़ी की थी। लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार और टैक्स के दम पर नहीं चलता। बिल्कुल, उसे एक सांस्कृतिक पहचान चाहिए होती है, और जब दो अलग अलग संस्कृतियां टकराती हैं तो कुछ नए रंग बनते हैं। इसी सांस्कृतिक संगम के सबसे बड़े प्रतीक थे अमीर खुसरो। प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड पूरी तरह उन पर केंद्रित है। तूतिए हिंद या भारत की आवाज। और इनके बारे में जो आंकड़ा है वो अचंभित करने वाला है। 1253 से 1325 के बीच इन्होंने 10 अलग अलग सुल्तानों का शासन देखा। उस दौर में जब सुल्तानों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाते थे, खुसरो दरबार में न सिर्फ मौजूद रहे बल्कि अपना काम करते रहे। उन्होंने दोनों सभ्यताओं के बीच एक मजबूत पुल बनाया, जैसे उनकी रचना खालिक ए बारी। हाँ, जिसे दुनिया का पहला मुद्रित शब्दकोश कहा गया है। फारसी और हिंदी शब्दों को उन्होंने एक साथ पिरोया। ये संस्कृतियों का अनुवाद था। और 9 सिपहर में उन्होंने भारत के पर्यावरण, भाषा और परंपराओं की जैसी तारीफ की है, वो कमाल है। मैं तो कहूँगी कि संगीत में उन्होंने जो क्रांति की, वो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल, भारतीय त्रितंत्री वीणा और ईरानी तंबूरा को मिलाकर सितार का जन्म। और कव्वाली के जनक भी तो वही थे। ईरानी और भारतीय संगीत को मिलाकर उन्होंने कव्वाली और ख्याल गायकी बनाई। उनकी पहेलियां और मुकरियां खड़ी बोली में आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फारसी व्याकरण को हिंदवी के साथ मिलाया। ये एक कंपोजिट कल्चर बनाने की बहुत ही सफल कोशिश थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ खुसरो समाज को जोड़ रहे थे और दूसरी तरफ दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा सुल्तान बैठा था जो विरोधाभासों का पुलिंदा था। आप मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं? हाँ, प्रेजेंटेशन में उन्हें पॉलीमैथ कहा गया है। तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन, चिकित्सा, सबका विद्वान, लेकिन फिर भी इतिहास ने उसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या राजकाज के लिए सिर्फ बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना काफी है? तुगलक के विचार तो सदियों आगे थे, लेकिन उनमें व्यावहारिकता की भारी कमी थी। वो जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाया, जैसे उसका 1327 का राजधानी परिवर्तन का फैसला। दिल्ली से दौलताबाद रणनीतिक रूप से शायद सही हो, लेकिन पूरी जनता को 1500 किलोमीटर पैदल चलाना, ये तो डिजास्टर था। भारी विरोध हुआ, लोग वहाँ ढल नहीं पाए और मंगोलों के लिए रास्ता खुल गया। उसे फैसला वापस लेना पड़ा। और फिर 1330 का टोकन मुद्रा का प्रयोग। सोने चांदी की कमी थी तो उसने तांबे और पीतल के सिक्के चला दिए, जिनकी कीमत चांदी के बराबर रखी। विचार बहुत एडवांस था, बिल्कुल आज की कागजी मुद्रा की तरह। लेकिन वो एक बेसिक नियम भूल गया, राजकीय टकसाल एकाधिकार या मिंट मोनोपोली। और यही उसका सबसे बड़ा फेलियर बना। स्रोत कहते हैं हर घर टकसाल बन गया। लोगों ने घर के बर्तन पिघला कर नकली सिक्के बना लिए, बाजार नकली सिक्कों से भर गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उसकी टाइमिंग भी बहुत खराब थी। जब अकाल पड़ा था तब उसने दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, जिससे किसान बागी हो गए। इन सब से यही साबित होता है
कि नीतियाँ कितनी भी अच्छी हों, ज़मीनी हकीकत समझे बिना फेल हो जाती हैं। चलिए, तुगलक के इन प्रयोगों को पीछे छोड़ते हुए अगर हम वास्तुकला की बात करें, जो आज भी हमारे सामने खड़ी है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये भी खुसरो के संगीत की तरह एक हाइब्रिड मॉडल था। इस्लामी वास्तुकला में सजीव चित्रों का प्रयोग वर्जित था, तो भारतीय कारीगरों ने अरेबिस्क शैली अपनाई, जिसमें फूल पत्तियों की ज्यामितीय आकृतियों और कुरान की आयतों का इस्तेमाल होता था। और डिजाइन में आर्क्यूट स्टाइल का आना, शहतीर की जगह मेहराब और असली गुंबद का प्रयोग। अलाई दरवाजा में पहली बार असली गुंबद का वैज्ञानिक प्रयोग हुआ था। इससे बिना खंभों के बड़े हॉल बनने लगे और हर राजवंश की अपनी शैली थी। जैसे तुगलकों की ढालू दीवारें, जिन्हें बेटर कहते हैं, जो मिस्र से प्रेरित थी। बड़े बागों के बीच बनाने का ट्रेंड, जैसे दिल्ली का लोधी गार्डन। और मेरी नज़र में लोधी काल की इस बाग शैली ने वास्तुकला का वो आधार तैयार किया जिस पर बाद में मुगलों ने हुमायूं का मकबरा और ताजमहल खड़ा किया। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव को समेटें, तो दिल्ली सल्तनत केवल युद्धों का इतिहास कतई नहीं है। ये सिस्टम के राज करने, खड़ी बोली के जन्म और अलाई दरवाजा से लेकर लोधी गार्डन तक की वास्तुकला का समय है। और आज की साझा संस्कृति के बीज भी इसी 320 साल के संघर्ष में बोए गए थे। इतिहास हमें यही सिखाता है कि व्यवहारिकता के बिना कोई नीति काम नहीं करती। और इसी व्यवहारिकता पर मैं इस चर्चा का अंत एक बहुत ही कमाल के सवाल के साथ करना चाहूँगा। प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड में तुगलक की टोकन मुद्रा की तुलना में एक बिटकॉइन का आइकॉन दिखाया गया है। हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है। हमारे सुनने वालों के लिए सवाल यह है कि 1330 में तुगलक की टोकन करेंसी इसलिए फेल हुई क्योंकि उस पर केंद्रीकृत नियंत्रण या मिंट मोनोपोली नहीं थी। हर घर टकसाल बन गया था। सही बात है। आज जब हम बिटकॉइन जैसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हम उसी भरोसे और नियंत्रण की समस्या का एक नया रूप नहीं देख रहे? क्या 700 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे इतिहास को आज के परिप्रेक्ष्य में लाकर खड़ा कर देता है। तकनीक बदल गई, लेकिन अर्थशास्त्र का मनोविज्ञान शायद वही है। और इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।